नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबा गणी वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, रिटायर्ड। और सर की एक बहुत लास्ट जो हमने वीडियो किया वहां की ना मैं एक बहुत सीक्रेट वाली बात बताऊंगी। सर इतना अच्छे से समझा रहे थे कि आई वाज सो लॉस्ट कि मेरे को लास्ट में क्वेश्चन ही याद नहीं रहे कि मैंने क्वेश्चन कौन से पूछने थे। तो इस बार मैंने कहा सर मैं पेन और पेंसिल लेकर बैठूंगी सो दैट आई डोंट फॉरगेट। बट आई रियली एडमायर सर, सर's वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एकदम सिंप्लीफाई करके ना, बिल्कुल जैसे एक 10 साल के बच्चे को समझाना हो। सर इतनी हार्ड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, स्पेशली आर्मी एंड मिलिट्री से रिलेटेड चीजों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। सर अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। जय भारती टू ऑल द व्यूअर्स। मैं जय भारती किस लिए बोलता हूँ, मैं भारतीयता पे बहुत विश्वास रखता हूँ। और एक हमारे बचपन में एक फिल्म था, उसका एक गाना है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बस। उसमें जय भारत माता की जगह या भारत माता की जगह वो यूज करते हैं गाने में, जय भारती जय भारती। तो वहां से मैंने ये निकाला है, उस गीत से मैंने ये निकाला है जय भारती। और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन योर शो। और सभी श्रोतागण को अभी अभी अपना विजयदशमी खत्म हुआ है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व आने वाला है, उसमें एक छोटा सा मैंने आपको सुरली छोड़ना है उसके ऊपर। 1 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में बम फट रहे हैं। अब इजराइल और गाजा में बम फट रहे हैं। ओजोन लेयर को कख नहीं हुआ। 2 हफ्ते में अभी दीपावली आएगी, लाला लाला मच जाएगा कि आपने जो बम फटा दिया तो ओजोन लेयर को पता नहीं क्या हो गया। तो इस बात से, इस चुटकुले से मैं शुरू करता हूँ कि क्या करना है। जी जी। सर शुरू करते हैं चाइना से। चाइना इस वक्त बड़ी स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहा है मेडिटेरेनियन सी में, और अपने वॉरशिप्स भेज दिए हैं। जी सर। तो अभी चाइना का स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ। वो बड़े सोच समझ के अपने स्ट्रैटेजी को नाम देता है, उसके बाद उसको कोई चीज नया करने की जरूरत नहीं है, वही स्ट्रैटेजी में कवर हो जाता है। मैरीटाइम जो यानी ओशंस वगैरह है, उसमें बड़ा सिंपल सा उसका स्ट्रैटेजी है जो बोलता है सान हाई। सान इन मैंडरिन मीन्स 3, एंड हाई हम तो हाई बोलते हैं कि हाँ हेलो में बोलते ना, उनका हाई इज अ वेरी लार्ज बॉडी। सी ऑब्लिक ओशन को हाई बोलते हैं। तो सान हाई स्ट्रैटेजी इज 3 C's। 3 C's क्या हुआ? सबको बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो नॉर्थ सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी को बोलता हूँ ना। अगर उसका देखो कहाँ कहाँ फुटप्रिंट लाने की कोशिश कर रहा है, इट इज एक्चुअली पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। ये 3 ओशन में अगर उसका दबदबा किसी तरह से आता है तो पूरे ग्लोबल ट्रेड के ऊपर उसका दबदबा हो सकता है। पूरा संसार जो है, आर्कटिक और अंटार्कटिक में तो कोई नहीं रहता। पूरा आपका संसार जो है धरती पर, इस 3 ओशन के बीच में सिमटा हुआ। कभी एटलस खोल के देख ले। अभी आर्कटिक सर्कल ड्राई, वो काफी मेल्ट हो रहा है आइस, तो आर्कटिक रूट बोलता है, आर्कटिक सिल्क रूट, क्योंकि लॉजिस्टिकली उस रूट से यूरोप को जाना सस्ता पड़ेगा। इट इज अ शॉर्टर रूट। अर्थ अर्थ हम भूल जाते हैं इज अ स्फीयर। जब ऊपर के कॉर्ड को लेके घूमते हैं तो छोटा जगह होता है बनिस्बत इक्वेटर या उसके नीचे से जाओ, सेंटर से अर्थ फूला है, तो डिस्टेंस यू ट्रेवल ऑन द सी विल बी मोर। सेंटर से फूला है, ऊपर से जाओगे तो रास्ता छोटा है। तो ये हम मैप क्योंकि 2 डायमेंशन में देखते हैं, हम भूल जाते हैं इसको। कभी भी आप एयर रूट भी देखना, बल्क एयर रूट अटलांटिक को क्रॉस करके जाता है, सीधा नहीं जाता है, ऊपर से जाता है, क्योंकि वो रूट छोटा है। इधर से जाओगे लंबा है। तो उधर से
प्रॉब्लम उसको ये है कि वो फुटप्रिंट कोशिश कर रहा है वेस्ट पैसिफिक जो है, जिसमें नॉर्थ सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी है, वहां फंसा हुआ है। वो रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी है, क्योंकि वो आइलैंड चेन से उसमें फंसा है। इंडियन ओशन के अंदर बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ एक जगह उसको मिल रहा है, लेकिन वहां पे उसको उस तरह का सक्सेस नहीं मिल रहा। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में भी कोशिश कर रहा है वो, और मेडिटेरेनियन, अंग्रेजी में मेडिटेरेनियन कहूंगा तो लोगों को घंटा नहीं बजेगा। हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भूमध्य सागर। ये नहीं भूलना चाहिए। अगर मैप को खोलते हो आप, तकरीबन सेंटर लोग आप पूरे धरती का, वहां पे ये मेडिटेरेनियन सी है, जिसको हमारे पूर्वज भूमध्य सागर बोलते। तो अगर वहां आता है, वो आउटलेट देता है उसको इनटू द अटलांटिक। इसीलिए वो इजराइल के हाइफा पोर्ट के पीछे पड़ा था, ग्रीस में पिरेयस पोर्ट को ले रखा है, इटली के साथ भी कोशिश कर रहा था जाने के लिए कि वहां पे भी पोर्ट्स मिल जाए मेरे को, वहां फेल हो गया, हाइफा फेल हो गया। अभी केवल पिरेयस है, बट उसमें भी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसको, क्योंकि इसके कारण ग्रीस का इकोनॉमी काफी हिला हुआ है। अब लेते हैं यहाँ पे ये जो हुआ है गाजा में, इसकी पूरी प्लानिंग शी जिनपिंग ने की थी डायरेक्टली उसके ऑफिस से। गाजा का जो हमास का नंबर 2 है, उसकी बीवी चाइनीज है, चाइनीज मुस्लिम। बीच में जब रॉकेट अटैक वगैरह हुआ था 1-2 साल पहले, तो उसकी वाइफ के टांग कट गए थे, तो वो लेके गया था चाइना, वहां से उसको कल्टीवेट किया है, और पूरा प्लानिंग शी जिनपिंग के ऑफिस के साथ इस आदमी का हुआ है। इसके डिटेल्स पूरा भी निकल के आ रहे हैं। पूरी प्लानिंग चाइना ने की थी अलोंग विद ईरान, टर्की, और कतार ने फंडिंग की थी, क्योंकि चाइना भी आजकल काफी फक्कड़ हो रहा है, तो कतार ने फंडिंग की थी। प्लान बड़ा अच्छा था। गलती एक कर दी कि हमास को लिया। हमास ये भूल गए हैं कि आईसिस के साथ हाथ जोड़ लिया है, और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद जो एक आईसिस का अंग है, उसके साथ काम करता है। तो मुझे तो बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं हुआ जिस तरह से इन्होंने हरकत की है। ये तो आईसिस की हरकत है। आप यज़दियों के औरतों के साथ इन्होंने क्या किया था सबको पता है, वही चीज यहाँ पे आके की। ये उनके प्लान में नहीं था। प्लान था कि जाओ फायर कर दो अंधाधुंध, लेकिन पोस्ट वगैरह को कब्जा करो, वहां से इजरायली सोल्जर्स को कब्जा करके लेके आना था। उसके बाद जब अटैक करने के लिए आता इजराइल, तो हिजबुल्ला और इनका कुछ डिवीजन है आईआरजीसी का, वो तैयार बैठा है इराक में कि वो आता गोलान हाइट्स के थ्रू, 3 फ्रंट अटैक रेस्पॉन्स होता ऑन इजराइल। अब वही हो गया ना कि हमास ने तो कुछ और कर दिया। अब वो इस तरह से हरकत कर दी उन्होंने कि हिजबुल्ला और वो कुछ डिवीजन कुछ कर भी नहीं सकते। आप सपोर्ट कैसे करोगे उसको? तो इसीलिए अपने आप को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हिजबुल्ला फायर करता है। फायर किधर करता है? आप कभी 73 की लड़ाई पढ़ना, वहां पे एक शीबा फार्म्स करके बैटल है गोलान हाइट्स के ऊपर, उसका काफी चर्चा मिलेगा। जब 73 की लड़ाई हुई थी, योम किपुर वॉर, शीबा फार्म्स वो इजराइल ने कब्जा किया, उस शीबा फार्म्स के ऊपर फायर आता है। वो शीबा फार्म्स कभी सीरिया के हिस्से में होता था, 73 के बाद इजराइल ने कब्जा करके वहां बैठे, तो और कहीं फायर नहीं कर रहा, वो केवल शीबा फार्म्स में फायर करता है। छुटपुट फायरिंग होती है उसकी, कि दिखाने के लिए कि यार मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन ओपनली कुछ कर नहीं सकते। इस तरह की इन्होंने जाहिलपंथी
मैं तो एनिमलिस्टिक टेंड भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनिमल भी इस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया। तो अब उसको कुछ दिखाना है, क्योंकि सब तरफ फंस रहा है। गो का जो वेची गेम होता है उसका एक स्ट्रैटेजी होता है कि आप अपने इलाके में फंसते हो तो गोटियां तो 180 आपके पास होती हैं, चाल एक दफा ही चल सकते हो आप एक गोटी को। तो वो गोटियों से एक एक करके किसी और जगह जो आपका ओपोनेंट है उसके लिए क्रिटिकल जगह में कोई नया प्रॉब्लम शुरू करो, ताकि उसका अटेंशन वहां डाइवर्ट हो। तो ये जो गाजा का था यही था जो चीन प्लान कर रहा था, जो हिल गया। तो अभी इनके टास्क फोर्स वहां जाते हैं, एंटी पायरेसी वाले टास्क फोर्स हैं। तो दो टास्क फोर्स है अभी, एक तो ईस्ट थिएटर कमांड से है जिसमें एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और उनके पास एक छोटा लॉजिस्टिक शिप होता है, वो तीन। और नॉर्थ थिएटर कमांड से भी यही दो, एक फाइटर, एक डिस्ट्रॉयर, अपना फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर और एक छोटा सप्लाई शिप है। ये हैं 6 जो वहां पहुंचे। और वहां क्या तैनात है अमेरिकन का? 2 कैरियर स्ट्राइक फोर्स और इतने एक्स्ट्रा जहाज वहां पे बिल्डअप कर चुके हैं कि उस इलाके में जितने एयरफोर्स है उससे ज्यादा जहाज है वहां, एयरक्राफ्ट उससे ज्यादा अमेरिकन जो लेके आए एयरक्राफ्ट कैरियर। वहां पे ये 6 शिप का मतलब 4 शिप बोलूंगा मैं, 6 तो है ही नहीं, 2 तो लॉजिस्टिक शिप है। कर क्या क्या उखाड़ लेगा? उसको तो डर लगा होगा कि कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए, वो कहीं नजदीक चले जाए अपने जोश में, क्योंकि इतना नेशनलिज्म ये वो उछाल रखा है। वहां तो अमेरिकन तो उसको शिप को डुबा देंगे। नॉर्मली व्हेन यू डिप्लॉय फॉर बैटल, एनी शिप कमिंग, उसका टेरिटरी बांध के रखते हैं, 4-5 किलोमीटर नजदीक आ जाए तो वो तो उड़ा देंगे, इट विल बी टेकन एज अ थ्रेट। ये साउथ चाइना सी थोड़ी है, वहां डूब गए तो करेगा क्या वो? अच्छा, जो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, शिप तो बहुत छोटे हैं इनके लॉजिस्टिक शिप, एक ही बड़ा वाला है जो सदर्न थिएटर कमांड में है, जो कहीं ज्यादा निकलता नहीं है। तो ये 2 छोटे लॉजिस्टिक शिप्स हैं, तो आप कितने दिन रुक जाओगे? आप अपने सप्लाईज कहां से लोगे? तेल पानी कहां से लोगे? पीने का पानी कहां से लोगे? शिप में तो पीने के पानी की तंगी होती है। तो किसको लोगे? नजदीक क्या क्या ग्रीस देगा? नेटो थप्पड़ मारेगा उसको, नहीं जा सकता। टर्की देगा? वो तो दोनों पाले में खेलने की कोशिश कर रहा है, उसे अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो टर्की भी नहीं देगा। दूसरा बचा सीरिया, लटाकिया, वहां तो वैसी ही लड़ाई छिड़ी हुई है अभी। कभी अमेरिका उड़ा देता है कुछ, तो कभी रशिया करता है कुछ, तो कभी टर्की करता है कुछ। वहां जाओगे आप? तो मतलब अपना मुंह लेके फिर आपको जिबूती जाना है, विच इज द नियरेस्ट, क्योंकि एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है वहां पे, वो मानेगा इजिप्ट उसको ना? तो बचा कौन सा? वापस निकल के आओ। अब जहां जिस रास्ते गए थे, मस्कट में थे, मस्कट से रेड सी से गए थे, जिस ही रास्ते गए थे, अपना मुंह लेके जिबूती आओ कि यार दाल पानी कुछ दे दो। मतलब होना कुछ है नहीं। फायदा क्या मिल रहा है उससे कुछ नहीं पता, क्योंकि कर कुछ नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। इट इज घर के लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कर दिया कुछ, मेरा दबदबा है बाहर। लेकिन घर वालों को भी पता है कि दबदबा कुछ है ही नहीं तेरा, क्योंकि अब की बार जो बीआरआई मीटिंग हुई थी, और ये भी होगा सडन नीजक रिएक्शन होगा, क्योंकि बीआरआई मीटिंग तो फ्लॉप हो गई। उसके पिक्चरें देखे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो खालिस्तान तो अपने बंदों के औरतों को लाके खड़ा करके खालिस्तान भरा रहे थे, दिखाने के लिए कि बहुत लोग हैं। ये हालत है। अच्छा, पहले दो इसमें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतना पैसा इतना पैसा। अब वो स्पीच में बोलता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, पैसे बचे नहीं। टोटल मेरे ख्याल 105, 105, 300, 3,305। हाँ, ये फर्स्ट है, सेकंड था, और ये थर्ड देखो औरतें खड़ी कर रखी हैं इसमें।
ऊपर फर्स्ट है, देखो पूरा भीड़ भरा हुआ है, बीच का है कम हो गया, उसके नीचे तो मतलब खत्म है। स्टेज मतलब अगर स्टेप्स पे खड़ा किया है, क्योंकि स्टेज पे ले जाता तो स्टेज नंगा लगता। सो ये मतलब प्रॉब्लम ये हो गया, 2 प्रोजेक्ट इसने अप्रूव किए छोटे छोटे 105 मिलियन के। वो 2 बैंक जो उसको देते हैं, वो एक यानी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया, बैंकों को दिया है 105 मिलियन। और जो उसने सिल्क रोड फंड तैयार किया था, उसको आई थिंक अबाउट 40-50 मिलियन, मतलब 340 कुछ मिलियन डॉलर्स का पैसा रखा है। बोला है मैं करूंगा कुछ, और लोगों को बोल रहा है छोटे चीज ही पूछना, बड़े नहीं। मतलब पूरा मतलब पासा ही पलट चुका है वहां पे। तो अब कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ he must have expected कि गाजा thing would have been a success, then he could have pounded his chest and said in BRI कि देखो मैंने काफी कुछ कर दिया। वो फेल हो गया, टोटल फेल हो गया। यहां तक कि ईरान में पढ़ रहा था मैं पिछले 1-2 दिन से, the public has gone against the hierarchy and they are saying we don't want Hamas, they are animals, public open। वाह। अब ईरानियंस भी समझ नहीं आ रहा होगा अब क्या करें, आम जैसे जनता ईरान के उनको बारे में तो। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी। ईरान में आपने सुना होगा, एक अमृता गारवांट करके एक बच्ची थी 16 साल की। हाँ, वो जो जैसे मर गई, हाँ, उसको, पहले जैसे हाँ अहिंसा उसको वाला मारा था, काम नहीं, इसको भी मारा। इसको मार दिया। वहां की महिलाएं जो थोड़ी पावरफुल हैं, उन्होंने सीधे ब्लैकमेल करते हुए कहा है, तुम्हें अगर इसराइल के अगेंस्ट में हमसे सपोर्ट चाहिए तो हमें पहले फ्रीडम दो, हमारे एक्स मुस्लिम्स को रिकॉग्नाइज करो, वी वांट फ्रीडम फॉर वुमेन। सो अब वो जो डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल होना शुरू हो गया उनके वो यहाँ। हो गया, शुरू हो गया। और अभी तो वो कह रहे हैं हमें हमास चाहिए नहीं, आप हमास को सपोर्ट करना छोड़ दो, ये बहुत ही लीचड़ लोग हैं, हमको पसंद नहीं। तो अब ईरान जो इसका मेन इसके साथ, यानी फोर्सेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू चाइना बाय ईरान। अब ईरान के अंदर ही ये घिचपिच शुरू हो गया तो कहाँ जाएगा बेचारा चाइना। तो चाइना अभी मतलब थोड़ा शेकन है मेरे हिला। बट वही प्रॉब्लम होता है जब शेक होगा, यहाँ फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं और हाथ पैर मारेगा, मुंह तो कहीं ना कहीं मारेगा वो। तो इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा कि जब जब फेल होगा कहीं ना कहीं मारेगा। ताइवान और इंडिया हैज टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि क्या करेगा। वो देखो फिलीपींस में शार्बरो शोल्स में उसने वो शिप को रैम कर दिया, लॉजिस्टिक शिप को। तो मुंह तो कहीं ना कहीं वो मारेगा, हमें ध्यान में रखना। और इसी सब के बीच में बेचारा जसतिंदर सिंह ट्रूडो, कुछ लोग तो उसको ट्रूडोवाल बोलते हैं, मैंने और आदि ने ये नाम शुरू किया था। जसतिंदर और सिंह। वी कैन क्लेम प्राउडली दैट इट हैज रीच्ड द कैनेडियन शोर्स कि वहां पे स्टैंड अप कॉमेडियन इसको इसी नाम से बुलाता है, जसतिंदर सिंह, कैनेडियन का। प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट कनाडा इज फास्ट लूजिंग रेलेवेंस अंडर ट्रूडो। उसको कई देश अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज सेफ हेवन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, ड्रग पेडलर्स, ड्रग कार्टेल, गैंगस्टर्स, उन सबको इसने पनाह दे रखा है। और ये तो खानदानी ट्रेट है, इसके बाप ने भी पनाह दे रखी थी सबको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इसके फादर ने जो गैलिशिया एसएस का गैलिशिया डिवीजन है उसको पूरे को लेके आए थे, जिसके वो डिवीजन कमांडर को जिसको सेलिब्रेट कर रहे थे पार्लियामेंट, इसके फादर ने पनाह दी है उसको। एंड ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल्स इन किलिंग अ लॉट ऑफ नाज़ीज, जूस देयर। इंडिया ने टिक ऑफ कर दिया, ईयू ने टिक ऑफ कर दिया, यूरोप ने भी टिक ऑफ कर दिया उसको। और अभी इसकी रेटिंग सबसे कम हो गई है। तो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बेचारे ने इजराइल का साथ दिया। इसका वोट बैंक कौन है? खालिस्तानीज एंड इस्लामिस्ट। अब इस्लामिस्ट के लिए मॉस्क में गया, वहां तो थू थू करके उसको मॉस्क में बात ही नहीं करने दिया, फेंक दिया बाहर, क्योंकि वो तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अब उसकी हालत ये हो गई है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो
अब एंग्लो सैक्सन्स जो ग्रुपिंग है, एंग्लो सैक्सन इसलिए बोलता हूं कि ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग है, उसमें ये अभी वीकेस्ट लिंक आ गया है सामने। इसीलिए आप देखो स्टेट डिपार्टमेंट जो उसका हमने डिप्लोमेट्स कम किए हैं, तो वो स्टेट डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, अपना न्यूजीलैंड भी बोल रहा है नहीं नहीं नहीं। अब उनको डर लग रहा है, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि अभी हम डोजियर निकाल के बता रहे हैं कि ये इसके डिप्लोमेट्स क्या क्या कर रहे थे अंदर, जिसके लिए निकालना पड़ा था। और दे ऑल्सो नो दैट एज पर वियना कन्वेंशन यू आर करेक्ट, आपने सही किया है, बिकॉज पैरिटी होना चाहिए। रशिया के साथ भी इनका ऐसे ही हुआ था। बिगेस्ट डर ये है एफएटीएफ के लिए थ्रेट इंडिया ने दिया। डोजियर आपका पूरा तैयार है, कौन कौन है, किधर किधर है, कौन खालिस्तानी है, कि एफएटीएफ में जाएंगे कि भाई साहब आप इन सबको प्रॉपर फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हो, और एफएटीएफ में चले गए तो फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। That is the only reason that the opposition party is trying to make its mark and going totally pro India. उनका पियरी पोलियर जाके मंदिर में सारे मत्था टेक के आ रहा है, सारा कुछ कर रहा है। बट मेरा कहना है कि ये अभी वीकेस्ट है, यही टाइम है, इनको हिला के रखो, इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते रहो अपना, जैसे एफएटीएफ जाना है एफएटीएफ जाओ, ताकि आगे का जो, जैसे मैं कहता हूं अभी ग्लोबल ऑर्डर नया एमर्ज होने वाला है, ये एंग्लो सैक्सन स्फीयर का दबदबा कम हो जाए। ये बाकी जो चिल्लर पार्टी है, यूके, आज के तारीख में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब चिल्लर पार्टी, इनके अंदर कोई रुतबा नहीं बचा। कनाडा, उनके इकोनॉमिस्ट ने ओपनली कह दिया है आज कि वी आर फेसिंग रिसेशन। इंडिया के साथ तो उन्होंने फ्री ट्रेड एफटीए नहीं किया, दे आर फेसिंग रिसेशन। इंग्लैंड, यूके फेसिंग रिसेशन। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विदाउट द ग्लोबल साउथ कहीं नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया तो रिसोर्स मतलब एक्सपोर्ट करता है, ऐसा कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं बनाता जिसको एक्सपोर्ट करता है, वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। काफी सारे रिसोर्सेज उसका चाइना लेता था, चाइना से आप लड़ चुके हो, आपको रिसोर्स उस तरह का तकरीबन मैचिंग इंडिया ही दे सकता है। आज आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने आज रिपोर्ट निकाला है कि बाय द एंड ऑफ 2023 इंडिया भी विल बी नंबर 3 इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और मैं नंबर 3 नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं नंबर 2, बिकॉज चाइना गिरते जा रहा है। इफ यू लुक एट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स and the moving out of invest money from China, मैक्सिमम निकल के भागा जा रहा है। फॉरेन कंपनीज अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनके स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल रहे हैं, सारे पैसे निकाल रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं चाइना के, वो चाइना से पैसा निकाल के बाहर निकाल रहे हैं। तो मतलब लिक्विडिटी क्रंच आने वाला है, और उसका बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिकेटर ये है कि वो काफी सारे यूएस के डॉलर बॉन्ड्स जो उसके पास थे वो बेच के अपना फॉरेन रिजर्व इकट्ठा करना चाहता है, वो डॉलर्स ले रहा है, बॉन्ड बेच के डॉलर लेना चाहता है, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच उसको आ रहा है डॉलर्स में। युआन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि युआन वो प्रिंट करता जाएगा, जैसे यूएस प्रिंट करता है, युआन भी वो प्रिंट करता जाएगा। तो ये है अभी कनाडा वीकेस्ट है, और ये एक आपको मिला हुआ है, और यूके भी आपके नीचे दबा हुआ है, क्योंकि उसने बोला तो है कि खालिस्तानियों को मैं नहीं करने दूंगा, लेकिन पकड़ा अभी तक किसी को नहीं है, जेल अभी तक किसी को नहीं किया उसने, जो हमारे एम्बेसी को अटैक किए। तो वो छोड़ना नहीं है इनको। और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही खत्म है, और न्यूजीलैंड तो वैसे ही कुछ नहीं है। वो जैसे ही इनका ये सब निकल जाएगा तो वो तो वैसे ही रह जाएंगे। एक ही है जिसका पावर अभी थोड़ा लंबा चलेगा इस सेंचुरी में, वो है यूएस। ये बाकी तो खत्म है। जर्मनी खुद रिसेशन में घूम रहा है। तो ये सब आपको देखना, यूरोप वाले आपके कहने पे वो काम करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अभी सोच समझ के हमने अपना स्मार्ट पावर इस्तेमाल करना, स्मार्ट पावर। और
लास्ट पॉइंट ये है अभी लूंगा कि भाई कई लोग अभी दिक्कत है, पूछते हैं इजराइल अभी अटैक क्यों नहीं कर रहा, अटैक क्यों नहीं कर रहा, अटैक क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि हॉस्टेजेस तकरीबन 30 दूसरे देशों के भी हैं, केवल इजरायली नहीं है, टूरिस्ट भी हैं जो आए थे वहां पे। तकरीबन 30 अलग देशों के वहां पे लोगों को होस्टेज पकड़ा हुआ है। अगर अटैक करेगा तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या वो होस्टेज कोलैटरल डैमेज एक्सेप्टेबल होगा। अगर केवल इजरायली होते शायद वो ले लेता कोलैटरल डैमेज। वो इजरायलीज आर दैट वे वेरी स्ट्रांग, हमारे जैसे नहीं है बच्चों को बचाओ बच्चों को बचाओ, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट कोलैटरल डैमेज। बट दूसरे देश के हैं, आर दे रेडी टू एक्सेप्ट, उनकी लोकेशंस कहाँ हैं, और ये सब एक अंडरग्राउंड टनल का मल्टीपल नेटवर्क्स बनाए। वो नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड नहीं है, अलग अलग हैं, काफी नेटवर्क्स बनाए हैं, उसके अंदर इन्होंने पकड़ के रखा हुआ। तो किधर किधर है, क्योंकि ऊपर का मैं गिरा भी दूंगा तो नीचे से तो वो निकल के आएगा लड़ने के लिए, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करना है। कुछ एक पता लग गया है नेटवर्क्स का, तो काफी सारे इलाकों में उन्होंने नेटवर्क्स को टारगेट किया है। ओके, देन जो ग्रोइंग यूरोप और यूएस में लेफ्टिस्ट सपोर्ट आ रहा है इनको, उसको दबाना है। एंग्लो सैक्सन्स के अंदर भी लेफ्टिस्ट सपोर्ट काफी आ रहा है, हार्वर्ड में देख लो क्या हो रहा है, उसको दबाना है। और जो की अरब एलाइज हैं इनकी, जो इनके साथ खड़े हैं अभी, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ये सारे, बहरीन, इजिप्ट, ये इनके साथ खड़े हैं। तो इनके अंदर भी जो लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट खड़े हो रहे हैं, उनको रोक के रखना है, नहीं तो उथल पुथल यहां पे होगा इन देशों में। इसीलिए यूएस आप देखो इन सारे देशों के अंदर एयर डिफेंस के थर्ड और दूसरे मिसाइल्स वगैरह सब डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर भी हमला हो सकता है। यमन से हमला कर देगा कोई, ईरान ईरान हमला कर देगा, सीरिया से हमला हो जाएगा। तो ये इनको अपना एक, जैसे बोलता हूँ, शील्ड तैयार करना है, ताकि ये रूलर्स को प्रोटेक्ट कर सके। और दोनों ने, सबने अपने लोगों को कह दिया है कि हम हमास ने जो किया है हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। एक तरह का सऊदी अरेबिया ने तो फतवा दे दिया है कि मैं ही इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल करता हूँ, मक्का मदीना मेरे पास है, जो ये किया है ये इस्लाम के अगेंस्ट है, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है। तो इट वाज वर्चुअली लाइक अ फतवा विच एमबीएस हैज गिवन। यूएई के भी अभी निकल आया है, इजिप्ट ने तो पहले ही कह दिया है, जॉर्डन जो सबसे नजदीक है वो ही इज इन अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन, जॉर्डन। तो इन जगहों को प्रोटेक्ट करना है बिफोर ही गोज इन। सो ये टाइम लगेगा, लेकिन जब अंदर जाएगा इट विल बी शॉर्ट, ब्रूटल, टोटल शॉक एंड ऑ एंड वेरी ब्रूटल। सो ही हैज टू प्रिपेयर ऑल दीज पीपल टू एक्सेप्ट दैट ब्रूटैलिटी जो फायर पार से होगा। तो मेरा तो ये है कि नॉर्थ जो गाजा स्ट्रिप है और जो गाजा सिटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लोगों को साउथ में रखेगा। सेंट्रल का हिस्सा कितना लेता है, शायद वहां पे एक डीमिलिटराइज जोन ताकि बना दे जो दोनों तरफ से फेंस कर दे। एंड इजिप्ट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, बिकॉज ओपनली यूएस एंड इजराइल हैव सेड कि आगे से गाजा में इजराइल के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने 20,000 परमिट दिलवा दिए थे। तो वो 20,000 लोग जो आए थे वो सारे इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स थे हमास के। उन्होंने तो पूरा डिटेल नेटवर्क, हम बोलते हैं कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। इंटेलिजेंस में इजरायलीज काफी टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो ह्यूमन बोलते हैं उसको भूल गए। ये तो पर्ची में लिख के लेके गए थे सारा कुछ, और पर्चियों में सारा कुछ बात हो रहा था। और लेटेस्ट है कि अभी जो लड़ाई लगने से पहले ये सारे हुआवे के मोबाइल यूज कर रहे थे ताकि ट्रैकिंग ना हो पाए। ठीक है, तो इसके पीछे अभी
वही है आगे चल के ये जो टर्की, कतर, ईरान और चाइना के रूलर्स हैं, रूलर्स, पब्लिक नहीं, रूलर्स, उनका क्या फ्यूचर होगा ये देखने लायक होगा अगले साल या टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्या होगा इनका। एंड पाकिस्तान क्या करेगा, कभी इधर कभी उधर। जो पिक्चर आई थी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसे ही पलट कर ट्रेनिंग दी थी। और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमास वाले अपने ट्रेनिंग का वीडियो अपलोड कर देंगे। ट्रेनिंग दी है पाकिस्तानियों ने हमासों को। हाँ, इनका समय तो अपने जब किसी ने बोला भी नहीं था मैंने तभी, क्योंकि दो बंदे वहां के थे जो बहुत कम मीडिया सर्कुलेशंस में थे, जो वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते थे एक्चुअली, बिल्कुल। और वो पढ़ाई के वक्त बहुत कुछ सीख कर आए। नॉट ओनली दैट, सबसे ज्यादा झटका लगा होगा कि हाफिज सईद का राइट हैंड मैन गाजा में मारा गया बाय अननोन गनमैन। तो अभी तो वहां हाशिम पे अली भी डर अकरम। लग गई होगी कि भाई साहब कनाडा और पाकिस्तान तो छोड़ो, तुम गाजा में भी जाओगे वहां पे भी मरोगे तुम। अननोन गनमैन ने उसको उड़ा दिया। अब ये कौन है अननोन गनमैन? अब ये दिखा रहा है उनका फुटप्रिंट की एलईटी भी वहां पहुंचा हुआ था। जब भी मैं कह रहा यस। हूं पाकिस्तान का क्या होगा। नवाज शरीफ को तो लपड़ दपड़ करके आप ले आए हो। हाउ विल ही मैनेज दिस मक? इज एक्चुअली अ मक। क्या उसको लेके आए कि वो फॉल गाई हो जाएगा? वो तो था भी नहीं। तो दोनों शरीफ ब्रदर्स, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को फॉल गाई बना देंगे कि ये अभी आया, संभाल नहीं पाया, और 2 साल पहले मतलब शहबाज शरीफ के नीचे हो रहा था, और आर्मी अपने आप को बचा ले कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला ये वो। देयर इज अ problem that you will find in these areas, and whenever these people come under problem they hit out, because these are autocratic rulers। और ऑटोक्रेटिक रूलर जब कभी दबाव में आता है इंटरनली, वो एक्सटर्नलाइज करेगा ही करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल। हमारे दोनों फ्लैंक नॉर्थ एंड वेस्ट में ऑटोक्रेटिक हैं और दबाव में आने वाले हैं काफी। ठीक है, अभी मैं तो बोल रहा हूँ शॉर्ट वॉर, लेकिन बीबी नेतन्याहू और उनके इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के लोग कहते हैं लंबा चले। लड़ाई केवल जो शॉर्ट स्विफ्ट आपने कर दिया वहां पे खत्म नहीं होता। इट इज एंड स्टेट। आप क्या चाहिए? आप जब लड़ने जा रहे हो तो फाइनल एंड स्टेट आपको क्या चाहिए? उसको अचीव करने के लिए पोस्ट वॉर आपको और क्या क्या करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर नॉर्थ को आपने खत्म कर दिया, वहां पे आप कहते हो कोई नहीं होगा, तो आपके लोग वहां पे होंगे, आर्मी वहां पे होगा, सिक्योर करके होल्ड करना होगा, उसको कंट्रोल। तो यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट, यानी टेररिस्ट स्ट्राइक्स तो आएंगे। ये आपके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो रमाला में है और वेस्ट बैंक में है, वहां पे भी है हमास वाले। जैसे एक मॉस्क पे रेड किया था, तो आपको वहां से भी डिफेंड करना है। कितने हमास वाले हिजबुल्लाह के पास बैठे हैं आपको क्या पता? अभी तो हमको केवल यही पता है कि पाकिस्तान ने ट्रेन किया था। हिजबुल्लाह ने क्या क्या ट्रेन किया हमें क्या मालूम। सो इजराइल हैज टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट दीज अटैक्स। अमेरिका ने हिंट दे दिया है, क्योंकि जो भी एड है वो इजिप्ट के ही थ्रू आ रहा है। इजिप्ट को बोला है आप कंट्रोल करोगे, कि ये केवल पब्लिक को जाएगा, हमास को नहीं। आई से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्ट फॉर इजिप्ट, क्योंकि दी पब्लिक इटसेल्फ इज रेडिकलाइज्ड इन गाजा। वो तो उधर से ही दिखता है, जिस तरह से उन्होंने चीयरिंग और सेलिब्रेशन की थी, और किस तरह से जो प्रिजनर्स आए थे उनको ट्रीट किया। तो उधर से ही पता लग जाता है कि इनकी सोच क्या है, कितनी विकृत सोच है। तो स्टेबलाइजेशन भी अब इसके बाद, लड़ाई के बाद, थ्रू इजिप्ट होगा। तो इजिप्ट का हैंड होल्डिंग भी करना पड़ेगा, इजिप्ट के सिक्योरिटी के लिए भी मदद करनी पड़ेगी। अगर डीमिलिटराइज जोन बनाते हैं सेंट्रल सेक्टर में, कितना सेंट्रल सेक्टर ऑफ गाजा डीमिलिटराइज्ड होगा, ट्रुप्स कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, किस किस के एक्सेप्टेबल होंगे, किन के एक्सेप्टेबल होंगे। दोनों साइड को एक्सेप्टेबल होना है। यूएन के पीछे तो ऑलरेडी पड़ गए हैं, क्योंकि यूएन ने हमास के अगेंस्ट बोला नहीं है, गुतरेज ने। वो उसने तो केवल इसराइल के अटैक्स के, गाजा के ऊपर बोल रहा है।
उसने अभी तक हमास को कंडेम नहीं किया है, तो इजराइल नाराज है, इजराइल से ज्यादा तो यूएस नाराज है उससे। तो यूएन का आएगा या यूएस नेटो बोलेगा हम आएंगे, तो क्या मतलब, इन्हें वो क्लैरिटी होना है ना एंड स्टेट आने के लिए कि किसके आएंगे। उसके बाद फ्यूचर क्या है, व्हाट इज पैलेस्टीन गोइंग टू बी लाइक, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन क्या होगा, केवल रमाला होगा या वेस्ट बैंक रमाला, या ये इलाका भी होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टीन, बिकॉज उसमें भी काफी टर्मोइल होगा। ये चीजें जो बोल रहा हूँ इसमें अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड में काफी टर्मोइल होगा, because the rulers and the public are, all of them are not on the same page. अंदर पब्लिक में काफी रेडिकलाइजेशन है, और अगर रेडिकल्स के पास पैसे आ जाते हैं, इतना मैं कह दूं कि जितने लोग इनके शोर शराबा के लिए बाहर निकलते हैं, हाय हल्ला करते हैं, सारे रेडिकलाइज नहीं होते, बल्क वहां पे पैसे के लिए आते हैं। क्योंकि आप देशों में देख लो, गरीबी बहुत है और पॉपुलेशन तो वो वैसे ही प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो गरीबी है तो आप पैसे दे दो, वो आ जाएगा। तो इनको कैसे कंट्रोल करो, तो दैट इज वाई वो 2-3 महीने बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से कम कुछ 1 साल चलेगा ये ऑपरेशन, इतने जल्दी कर्व नहीं होने वाला है। और खास करके व्हेन दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टीन, एक तो ये लड़ाई एंड द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टीन की कौन सा इलाका पैलेस्टीन का होगा, किधर, कि इनको यहीं रखें जिसको इजिप्ट करेगा, और वेस्ट बैंक के तरफ रखो जिसको जॉर्डन करेगा। जॉर्डन हैविंग बर्न्ट देयर फिंगर्स विद पैलेस पीएलओ इन 1970, वो ब्लैक फ्राइडे जब लड़के उन्होंने मार मार के उनको लात मार के निकाला था, जॉर्डन विल नेवर एक्सेप्ट देम, इवन लेबनन विल नॉट एक्सेप्ट देम। लेबनीज आल्सो हैड अर्ली 80s में प्रॉब्लम आया था, हिजबुल्लाह तो उसके बाद आया है, लेबनीज को हेल्प करने के लिए इजरायलीज गए थे अंदर। तो दिस इज वन गोइंग टू बी अ वेरी टची इशू कि भी पैलेस, एवरीबडी एक्सेप्ट्स कि 2 स्टेट्स होने हैं, इजराइल एंड पैलेस्टीन, बट नोबडी इज रेडी टू कमिट कि ये पैलेस्टीन किधर होगा। इजराइल तो है, पैलेस्टीन किधर होगा। एक इजिप्ट के तरफ से आया था कि उसको नेगेव डेजर्ट में भेज दो, और पहले इजरायलीज ने कहा था नेगेव में नहीं, साइनाई में भेजो। तो किधर, एंड दैट इज वेयर दिस होल थिंग, चाइनीज विल ऑल्सो बी वेरी ईगरली लुकिंग एट इट, उनका फ्यूचर भी इसके साथ काफी लिंक है, स्पेशली द सीपीसी। यहां से अगर कचरा होने लगता है, रेपुटेशन तो ऑलरेडी टैटर्स में हुए जा रहा है, बिकॉज दिन ब दिन वीडियोस निकल के आ रहे हैं। इन्होंने पाइप्स भेजे थे इनको हमास को अंडर द कवर ऑफ गैस पाइपलाइन। इतने पागल हैं चीन भी कि पाइप के ऊपर अपनी राइटिंग्स जो चाइनीज में मैंडरिन में लिखी थी वो निकाले नहीं। अच्छा, इतने गधे हैं, हमास भी इतना अच्छा ट्रेनिंग पाकिस्तानी ने दिया कि उन्होंने भी नहीं हटाया। उन पाइपों के ऊपर जो रॉकेट्स फायर कर रहे हैं वो राइटिंग्स थे, राइटिंग्स का वीडियो ले रहे हैं। फायर करने के बाद तो फट जाएगा, अब राइटिंग्स का वीडियो करके टिकटॉक पे आप ऊपर डाल रहे हो, ये हमने रॉकेट्स बनाए हैं, उस पे चाइनीज राइटिंग पूरा दिख रहा है। So there are a lot of things that China would have to answer. सो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया ना इन्होंने, मतलब खोपड़ी बाहर रख के निकल पड़े थे ये लोग एक्चुअली, एंड थैंकफुली आई वुड से सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स। जब आप लोगों को इतना दबा दो कि सोचने मत दो, मैंने जो बोला वैसे करो, और नहीं करोगे तो आप और आपका एक्सटेंडेड खानदान और शायद आपके दोस्त और उनके एक्सटेंडेड खानदान भी गायब हो जाएंगे, तो कौन सोचेगा। बाप ने बोला है कि ये काट के भेज दो, काट के भेज दिया, उसने तो बोला नहीं कि राइटिंग निकालना है।
वहां पे सिखाया गया कि भाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सब कुछ रिकॉर्डिंग करो भेजो, बेस्ट होता है, आईसिस को देखो। अब देखा ना था, इन्होंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, जो औरतों के साथ कर रहे थे, बच्चों के साथ कर रहे थे, सब कुछ की रिकॉर्डिंग निकाल दी और ये पाइपों की भी रिकॉर्डिंग निकाल दी। तो बुरे फंसे ना। हिंदी में कहावत है ना, सर मुंडवाते ओले पड़े। अब ओले नहीं पड़े क्या, सर, पड़ते जा रहे एक्चुअली सर देखिए, जो हुआ इसराइल के साथ बहुत गलत हुआ, मतलब एकदम विभत्स जिसको बोलते हैं ना, दरिंदगी की हद तक। हमने ऐसी बातें शायद हमने किसी टाइम पे जब वो बोलते हैं ना मिडिएवल टाइम्स, हमने तब तब की सारी कहानियां नहीं सुनी नहीं, होंगी। कुछ हद तक कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ है, वी शुड नॉट फॉरगेट। मोपला में भी हुआ इन है, वेस्ट केन, बंगाल में भी हुआ है जी। बट सर, मुपला, वेस्ट बंगाल। कहानियों में होती थी वो हमारे लिए, बट उन्होंने हमारे हमको झकझोर कर रख दिया हमारी आंखों के सामने। मैं वो सर उस वीडियो रात रिकॉर्ड सो नहीं करके, पाई। वीडियो वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके 40 आप अपलोड कर रहे हो टिकटॉक में। 40 बच्चों की वो जो फोटोग्राफ्स वगैरह वायरल हो रही थी सर, यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ मदर, ओ माय गॉड, वो रात मेरे को भारी पड़ गई थी, मुझे भारी पड़ गई थी। तो जिनके ऊपर बीती होगी वो तो इट इज गॉन इन देयर डीएनए एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। इन्होंने बहुत बड़ा, मैं ये बोलूंगी, फायदा भी हुआ इसका, क्योंकि लोगों को इनका क्रूर चेहरा नजर आया। क्या इजराइल पिछले कितने दशकों से जो झेल रहा है, वो बिल्कुल सामने परोस कर रख दिया इन्होंने खुद अपनी बेवकूफी से, एंड थैंक्स टू दैट। नहीं तो वर्ल्ड को पता ही नहीं चलता एक्चुअली। नहीं, मानने को तैयार नहीं होते थे। हमारे यहाँ पे भी तो लोग हैं, कुछ कर दो तो बोलो प्रूफ दिखाओ। इसराइल को तो बोल भी नहीं सकते प्रूफ दिखाओ, क्योंकि जिसने किया था उसी ने टिकटॉक पे चला दिया, सोशल मीडिया पे, कि हमने ये किया। इन्हें आप देख लो, शुरू में मीडिया वगैरह एंटी इसराइल काफी निकालते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो। इन्होंने सारे जितने भी थे 200 जर्नलिस्ट को बुला के सारे वीडियोस कंपाइल करके पूरा दिखाया है कि ये टिकटॉक पे इन्होंने अपलोड कर दिया। आप देख लो, उसके बाद आप बोल दो। उसके बाद से आप देख लो, एंटी इसराइल राइटअप्स बिल्कुल ही तकरीबन ना के बराबर हो गए हैं इन ऑल दी वेस्टर्न मीडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो वो हॉस्पिटल के लिए माफीनामा भी मांग दिया, अपॉलजी है, और उनके ऑफिशियल ऑफिशियल अपॉलजी। ऑफिशियल वो ही नहीं, उनका एडिटर इन चीफ को सैक कर दिया, ही इज बीन डिसमिस्ड, गाज उस पे पड़ी है। सो वो जो दिखाया, उससे इन्हें सबको झंझोड़ के रख दिया कि भाई क्या है। इन्हें इन्हें दो सोल्जर को कैसे मारे दिखाया था, पूरे बदन में उन्होंने पेट्रोल डाल दिया, गर्दन में यहाँ से अपना रस्सी बांधा हुआ है, रस्सी लंबा पीछे है, रस्सी भी पूरा तेल में डूबा हुआ है, और पीछे से आग लगाया है लाइव। और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपलोड किया है, जैसे धीरे 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 आग ऊपर आया है और दोनों जल के मरे हैं, जिंदा जल के मरे। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऊपर किया है। तो इन्हें लोग तो कह रहे हैं ये तो आईसिस से भी बड़े दरिंदे हैं। क्या बोलो आप, इन्हें कोई दरिंदा भी होगा वो बोलेगा ये तो आप उनको मेरे साथ कंपेयर करोगे तो मेरे लिए इंसल्ट है। ऐसी दरिंदगी, मतलब व्हाट इज इन देयर ब्लड, व्हाट इज द डीएनए, मतलब सोच क्या है। सर आप नहीं, ये सोच न्यूज भी लो अच्छा कि उसको जो बच्चों उसको को ना, आप सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, कि ये अच्छा है। इन्हें इनके इस्लाम में जो हार्डलाइनर्स हैं वो तीन तो वैसे ही सिखाते हैं, दारुल इस्लाम, दारुल अमन, दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम है जहाँ पे इस्लाम कंट्रोल करता है, वहां पे और कोई रिलीजन नहीं हो। दारुल अमन है जहाँ पे आप पावर में नहीं हो, ताकतवर नहीं हो, तो आप चुपचाप रहोगे जब तक आप पावर में नहीं आते। जैसी पावर में आते हो, ताकतवर हो जाते हो, तो दारुल हर्ब हो जाता है कि आप लड़ने लगते हो। किसके लिए? दारुल इस्लाम एस्टेब्लिश करने। तो उनका यही है कि जब कम हो, ताकतवर नहीं हो, चुपचाप रहो, और जैसे ताकतवर होगे तो लड़ना शुरू करो कि इस्लाम आना चाहिए। अब ये सोच से कहां तक ले गए इन्हों,
किस हद तक दरिंदगी के किस हद तक गए। तो यहाँ पे अब तो मतलब कोई ये ज्यादा बोलता भी नहीं है, यानी कोई बोल देता है इतने रॉकेट फायर किए, ये हुआ, वो चीख रहे हैं हमारे इतने मर रहे हैं। अब कोई नहीं बता रहा, ज्यादा शोर शराबा नहीं कर रहा कि इतने मर गए गाजा। सर एक बहुत फनी इंसिडेंस भी हुआ ना, ये जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल का चिल्ला रहे थे पहले, तो इतने बच्चे मर गए, इतने लोग, पता चला एंड में वो सिंगल डिजिट 9 और 10 की रेंज में आ गया था नंबर। बच्चे ही नहीं मरे मतलब थे। वो तो फोटो में क्या हुआ था कि वो बाहर कार पार्क है, वो कार पार्क का 1/3 से कम भी सा 8-10 कार के ऊपर आके गिरा था और वो जले हैं। दैट्स अबाउट ऑल। बाकी कारों जले हैं, वो फटा भी इतना नहीं है। बगल में जो कार खड़ा था उसका शीशा तक नहीं टूटा है। तो कौन सा बम फोड़ा, क्या फोड़ा, पता नहीं। जी सर, मैं क्योंकि थोड़ा सा हम लोग इसराइल को लेके वी हैव गॉट इमोशनल बिकॉज पिछले जो कुछ या दिनों में हुआ इट्स 7 वेरी अक्टूबर के वेरी बाद, वेरी it has actually shaken us and it has waken up woken us also, मैं ये भी बोलूंगी shaken us and woken us both। बट मैं वापस आना चाहूंगी इसी मैटर पे, कनाडा के मुद्दे पर, एंड देन वापस बैक टू चाइना, यू यू टर्न मारते हुए। सर नेपाल के एक रेडियो पे पीरी, जो इनका मेन ओपोनेंट है, उसका इंटरव्यू आया और उसने कहा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा देन आई विल शो द ब्यूटी ऑफ माय रिलेशंस विद इंडिया। फिर ये दूसरा हाँ, और जसतिंदर का, सर इनका जो वो काउंटर पार्ट है वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, जो इनका खालिस्तानी वाला लीडर है, मैं नाम उनका भूल जाती हूँ, हर बार जगमीत याद करती हूँ। जगमीत जगमीत सिंह, और एक वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू, आसान नाम नहीं हाँ, रखते वो बनता था पतवंत तो। सिंह पन्नून, वो यूएस वाला है। जी जी। तो ये उसको जगमीत, ओपनली बोला है दोवल जी ने कि उसको मारा नहीं है अभी तक, क्योंकि ये सीआईए का एसेट है। ध्यान रख लेना, ज्यादा कुछ करेगा तो इसको उड़ा देंगे। वी विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस दैट ही इज योर एसेट। तो तब से वो जोर शपट से बोलना वलना सब बंद हो गया उसका। वो सही है। आजकल तो मिसिंग इन एक्शन है। मिसिंग इन एक्शन है। सिर्फ जगमीत सिंह का बयान, देन पीरी का बयान, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में इनको खड़े होकर इनकी इंसल्ट किया। आई थिंक ही आल्सो लेफ्ट इन डिसग्रेस। और इसके अलावा एफएटीएफ, ऐसा लग रहा है कनाडा, मतलब जो फाइव आइज एक तरफ लग रही थी कि फाइव आइज विल कम इन सपोर्ट, अब वो कहीं भारत भारी होता हुआ नजर आ रहा है, और खुद वहां की ऑपोजिशन चाहती है ये बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल। से पीछा वो छूटे। तो मैंने आज की तारीख में मतलब लेबर पार्टी भी चाहेगी कि इसको लात मार के निकाल दो। हारने तो वाले हैं। जगमीत कैन फॉरगेट इट। वो तो कभी बनेगा नहीं कि उसका तो फेस आ गया है कि आप खालिस्तानी का फ्रंट है, तो वो तो बनेगा नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम इज, ये जो जसविंदर साहब हैं, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसकी पार्टी मे बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, but it's in the minority. So he has taken support from Jagmeet's party to get the majority. तो इसीलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है कि कुछ बोलेगा तो। जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है ये पुरानी है, बट इट हैज नाउ बीन टेकन ओवर बाय खालिस्तानीज एंड इट हैज बिकम द पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ खालिस्तानीज। तो वो खालिस्तानी को बोलने के लिए चुपचाप है। बट दैट इज वेयर एट सम पॉइंट इन टाइम the importance of the nation should take priority. You are harming Canada. अभी सब यानी ट्रूडो के ऊपर थू थू नहीं कर रहे हैं, अभी सब कनाडा पे थू थू कर रहे हैं। बिकॉज द लीडर, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज नॉट कि भाई, इट इज नॉट दैट ही इज पार्ट ऑफ द लेबर पार्टी। यू रिप्रेजेंट कनाडा। और जब आपकी थू थू होती है मतलब कनाडा की थू थू हो रही है। And that is why I said Canada today is at its weakest moment. दूसरे वाले पे भी मेरे को ज्यादा भरोसा नहीं है। इतने साल से खालिस्तानी वहां चल रहे हैं। जो केस भी चला था, सबको पता है कि ये दो बंदों ने बॉम्ब डाल के या पैनाम के एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। जब छूटे थे आपने कुछ किया? नहीं किया। इतने साल आपने कुछ किया? नहीं किया। डेन बन गया, सेफ हेवन बन गया टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ड्रग कार्टेल्स, गैंगस्टर्स का। आपने कुछ किया? नहीं किया। अभी आपको मौका मिल रहा है कि भाई ये अब वीक लिंक में है, इंडिया को मैं साथ कर लूंगा, आई विल डू दिस विद इंडिया, ओनली फॉर विनिंग इज इलेक्शंस।
आप इलेक्शन जीतिए, वॉक द टॉक, उनको जूते मार के जेल में डालिए, फिर बाद में आइए हमसे बात करने के लिए। ये हमारा इरादा होना चाहिए, और उम्मीद से लग रहा है मेरे को यही इरादा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी और इनको भी बोला हुआ है कि भाई साहब पकड़िए फिर आइए। ये तो तैयार बैठा था सुनक कि दीपावली के टाइम तक हम साइन कर देंगे, दशहरा को फाइनलाइज हो जाएगा, मैच मूच होने वाला था, आने वाला था कि साइन करने वाले। कौन सा एफटीए? यहाँ तो अभी बोल रहे हाँ, पहले होते हैं आप कि भाई आंखें साहब, दिखाना बंद करो, पहले आंखें दिखाना बंद करो, फिर आंखें एफएटीए दिखाना नहीं, सोचेंगे। आपने बोला है कि मैं ये चलने नहीं दूंगा, अच्छी बात है। आपके टाइम में हुआ है ना, जो हुआ था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, सबको पकड़ के जेल में डालिए, जेल में नहीं, चार्ज करके पनिशमेंट कोर्ट से दिला के जेल में डालिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो ये इनमें दम नहीं है, क्योंकि जी। इतने इन्होंने छूट दे रखी है, इतने लोग आ रखे हैं, देयर सर्टेन एरियाज विल बी ऑन फायर, जो पुलिस के काबू भी नहीं आएगी, इनको फौज लाना पड़ेगा। और फौज को तो इन्होंने थैंक यू बोल रखा है जब से सोवियत यूनियन टूटा है। 30 साल से ऊपर हो गए, फौज को तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब जब फौज की जरूरत पड़ेगी कैसे करोगे? इट विल बी अ रिपीट ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन नॉर्दर्न आइलैंड व्हेन दे ट्राई टू डू दिस, जो हाँ, 70s 60s 70s में होता था, ये होगा, क्योंकि आप ही नजरअंदाज करके आपने ही तैयार किया है इनको। आपको कैसे मालूम कि इनके पास हथियार बम वगैरह सब है नहीं? तो एक डर उनको ये भी है, हाथ लगाओ तो कैसे लगाओ। अभी कैसे? इन्होंने तो बोल दिया है अपना, फ्रांस ने, जर्मनी ने, फ्रांस के पास तो फिर भी कुछ फौज है। आप बोले हो मैं डिपोर्ट करूंगा, करो ना, करके दिखाओ। बोलने से कुछ नहीं होता, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक, ट्रू। Walking the talk is going to be very tough for these countries. It's going to be very tough for them, not easy, because their areas, I am telling you, as मैं जर्मनी और फ्रांस गया था विजिटिंग एज अ टूरिस्ट इन 89। जिस जिस शहर में जाता था, टूरिस्ट ऑफिस में जाता था, वहां पुलिस वाला बैठा होता था, वहां से पता करने के लिए, बुकलेट लेने के लिए कि भाई किधर किधर क्या क्या देख सकते हैं। पुलिस वाला ब्रीफ करके उस मैप में मार्क करता था, ये स्ट्रीट्स में जाना नहीं। क्यों? कहता वहां पुलिस भी नहीं जाती है, मार देंगे तुमको, लूट लेंगे तुमको। ये हालत है, मैं 89 की बात कर रहा हूं। अभी तो आप देख लो कितने और आगे हैं, क्या हालत होगी। सर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सर। आफ्टर ऑल दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदेगा वो उसी में तो गिरेगा। कहते हैं ना, कर्मा कम्स बैक। तो वही बिल्कुल। है, आप अच्छे से चलते, आप अपना काम करते तो शायद ऊपर से भगवान जी भी वो करते। बट वही है, तभी मैं इनके जब वो सर आपने जब जिक्र किया ना एलईटी का, वो माशाअल्लाह वाला, उसी के साथ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा और बड़ी खुशी मिलती है जब वो 72 के पास जाते हैं, तो एक बड़ी सुकून मिलता है मेरे दिल को, ठंडा वाला। सर चाइना पे वापस आऊंगे बस, जस्ट टू मोर मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना डिफेंस मिनिस्टर फिर से इन्होंने गायब कर दिया। सर ये क्या बात है? ये जब देखो तो ये एक आध मिनिस्टर उठा के फेंक देते हैं, कहीं गायब कर देते हैं, और पुतिन देखो, और शी जिनके बीच में प्रॉब्लम कुछ खिचड़ी पक रही है। जी। प्रॉब्लम ये है कि चाइना, शी जिनपिंग हालांकि थर्ड टर्म जबरदस्ती ले लिया, इज टुडे मेरे असेसमेंट में एट हिज वीकेस्ट। फैक्शंस बन गए हैं इसके पार्टी के अंदर ही, इसके पॉलिट ब्यूरो के अंदर ही। एक है इसका जेजियांग का फैक्शन, जेजियांग जहां से ये काम करके आया, उसके पहले फूजियान में था तो फूजियान फैक्शन है। जब कल्चरल रेवोल्यूशन में इनको शांजी भेजा गया था तो शांजी फैक्शन है। शंघाई फैक्शन जो जियांग जेमिन का है, उसका नंबर 2 मैन अभी बहुत स्ट्रांग है, इज द स्ट्रांगेस्ट। वो शंघाई फैक्शन उसके साथ है। उसके अलावा ये अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल, ये जो डिफेंस मिनिस्टर जो निकला है,
क्योंकि उसका एक फैक्शन बन गया था विच आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल। पीएलए इज नॉट ऑन द सेम पेज विद शी जिनपिंग। पीएलए दिल्ली के अंदर पहले तो लोग बोल रहे थे कि ये कह रहे हैं हम लड़ नहीं सकते, रॉकेट फोर्स का एक आया था कि उसके कारण निकाला है। पीएलए दिल्ली के अंदर आर्टिकल छप गया है कि पीएलए इज नॉट रेडी फॉर वॉर एट द मोमेंट, नॉट ट्रेन्ड इनफ फॉर वॉर। पीएलए दिल्ली इज रन बाय सीएमसी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इज कंट्रोल्ड बाय शी जिनपिंग। तो ये आर्टिकल छप कैसे गया? शी जिनपिंग को बोल रहे हो आप कि हम तैयार नहीं हैं। इट इंडिकेट्स कि सीएमसी के अंदर, पीएलए के अंदर बंटवारा हो गया है। वो कब होता है? आप अपने ही लोकल पॉलिटिकल पार्टीज में भी देख लो, जब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, कमांड कर रहा है, पार्टी का प्रेसिडेंट है, सेंट्रली कंट्रोल कर रहा है, उसमें अगर ताकत नहीं है ना, तो जो रीजनल सत्राप्स होते हैं वो अपने अपने पावर सेंटर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिनको हिलाना मुश्किल होता है। यही चीज कम्युनिस्ट पार्टी में नजर आ रही है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी ही इसके अगेंस्ट हो रही है। इसको सबसे बड़ा डर लगा होगा कि बैदाहे का जो मीटिंग होता है हर अगस्त में, बैदाहे इज अ पोर्ट ऑन द बोहाई सी रिसोर्ट है। ये जो बीजिंग के लिए पोर्ट है वो त्यांजिन है। बीजिंग से वो नॉर्थ सी की तरफ आते हैं तो वहाँ पे एक पोर्ट है त्यांजिन। तो नॉर्थ सी से जब अंदर जाते हैं दो लैंडमास आते हैं, एक ऊपर से अपना शेनयांग के प्रोविंस का और नीचे से एक और आर्म निकलता है। उसके नीचे एक बहुत बड़ा बे बनता है, उसको बोहाई बे बोलते हैं। उसमें ये जगह है बैदा है। हर अगस्त में अमूमन पहले होता था कि पार्टी एल्डर्स को लाया जाता था, उनसे डिस्कस किया जाता था कि अगले साल का पॉलिसी किस तरह से चलाना। पिछले कुछ समय से ये बुला नहीं रहा था एल्डर्स को। एक दिन बुलाता था, पार्टी करके भेज देता था, डिस्कस नहीं करता था। अब की बार जो खबर निकल के आ रही है, किसी को बुलाया नहीं। शुरू के दिन वो जो पार्टी वार्टी होती उसमें भी बुलाया नहीं, लेकिन 3 जन आए थे। जो जियांग ज़ेमिन का राइट हैंड मैन है, ली के शांग, और एक रिटायर्ड वाइस चेयरमैन ऑफ सीएमसी जो हु जिनटाओ के आई थिंक फर्स्ट टर्म में रिटायर हुआ था। ये 3 आए थे। अब डर इसको ये है, जब ये बैदाहे मीटिंग होता है तो मल्टीपल लेयर पीएपी और पीएलए का होता है, जहां पे जो इनवाइटीज नहीं उनको अंदर आने नहीं देते। ये आ गए अंदर, इनको छोड़ दिया, ये अंदर आए हैं, सबके सामने झाड़ा है इसको, प्रॉपर ड्रेसिंग डाउन लाइक अ यंग किड ही हैज गॉट, माउथफुल। तीनों ने बात किया है कि भाई तुमने इकोनॉमी का क्या कचरा कर दिया, जिस थाली में खाते हो उसको छेद किया, और सब कुछ डांट के चला गया। और कह रहे हैं उनके जाने के बाद बाकी लोग बैठे थे उसके सामने, शी जिनपिंग रो रहा है कि मैंने क्या किया, इन्होंने किया था गलतियां, मुझे डांट रहे हैं। दैट इज डिफरेंट। द इशू इज वो आए कैसे अंदर। That itself shows you that there was a break. There is a divide which is coming up, and he is very weak. And autocrats and megalomaniacs are most dangerous when they are weak. वो अपने आप को कभी ये नहीं समझते कि मैं वीकेस्ट मोमेंट पे हूं, मेरे को कुछ करना नहीं चाहिए। चाइना के पास अभी कुछ बचा नहीं है। आप शिप्स भेज रहे हो, सोच रहे हो साउथ चाइना सी है, मैंने फिलीपींस के शिप को मार दिया तो हो गया। अभी जैसे 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स यूएस के एंड कनाडा के फ्लाई करके जा रहे थे, तो उसने अपने जहाज भेज दिए थे फाइटर्स ऊपर। अब किधर थे तो पता नहीं, दोनों कह रहे कि हम इंटरनेशनल वाटर्स पे थे, जहाज आ गया था नजदीक। अंदाजा लगा लो, अगर वो एयरक्राफ्ट आर्म्ड होता, बोथ आइदर, और कैनेडियन तो करता नहीं, यूएस का, और उसके फाइटर को उड़ा देता, फिर क्या करते आप?
आप कह देते हम तो इंटरनेशनल वाटर में थे। सो ही इज लुकिंग फॉर सम इंसिडेंट विच इज डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर द रीजन। पीएलए कह रहा है, मतलब पीएलए डेली में लिख दिया, पीएलए कह रहा है हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपने जो इनिशियल लड़ाई में आपको चाहिए, आपके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, रॉकेट फोर्स को नंगा कर दिया, सारे सीनियर लोगों को फेंक दिया। कौन लेके आया है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में हेड, वो अभी पता नहीं है, लेकिन रॉकेट फोर्स में लेके आए एक नेवी के बंदे से जिसके रॉकेट के मतलब नजदीक का कोई रिश्ता नहीं है, उसको लाए हो। उस पे भी आपको भरोसा नहीं है तो आपने नॉर्मली जो पॉलिटिकल कमिश्नर होता है थिएटर कमांडर से, जो फोर्स कमांडर होता है उससे जूनियर होता है, उससे 2 साल सीनियर बंदे को लेके आए हो एयरफोर्स से। इन दोनों को रॉकेट के बारे में कुछ अता पता लापता है, कुछ नहीं पता है। क्या करोगे रॉकेट फोर्स के साथ अब? तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? पर लड़ना है, दैट इज ए डेंजरस। इन्हें एक तरह से हमें अपना गार्ड ऊपर रखना है, क्योंकि दोनों तरफ पुतिन से और शी जिनपिंग के बीच में कुछ ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं चल रही? आर दे ट्राइंग टू फॉर्म सम काइंड ऑफ एन एक्सिस अपोजिंग यूएसए एंड इजराइल? नहीं नहीं, मतलब पुतिन इजराइल इज को मैं फिर वेरी भी साइड पे एंग्री विद रखूंगी। हिम। नो, रशिया और चाइना का इज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, because China always wants to be the big brother, which Putin will not accept. And Russia is very angry because 94 and 2004 two treaties were signed, and the islands in the Ussuri River were accepted by China in that treaty as part of Russia. अभी जो लेटेस्ट मैप बनाया है उसने वो सारे आइलैंड्स को वापस चाइनीज टेरिटरी दिखा दिया। Russia is not going to be happy at all with that. ये तो लास्ट मिनट तक आ ही नहीं रहा था। आई थिंक किर्गिस्तान या कहीं आया हुआ था, लास्ट मिनट में केवल कंफर्म किया कि हाँ मैं आ रहा हूं, आके मिलके गया। दूसरा ही वाज वेरी एंग्री विद हिम बिकॉज बाय देन ही इज नोन कि पूरा चाइनीज का हाथ था। वी ऑल रिमेम्बर दैट लड़ाई यूक्रेन में लड़ाई लड़ने से पहले ये दोनों मिले थे, एंड आई एम श्योर पुतिन ने बता दिया होगा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा हूं मैं सॉर्ट आउट करने के लिए, इसने तो बताया तक नहीं। And Russia and Israel have very deep technical relations, and they have very deep relations. Israel is very angry. There are about उनका डिजिटल सिल्क रूट के almost 42 projects were going on in Israel. Israelis are very angry with the Chinese because all the things are coming out कि चाइना ने प्लान किया था उनके ऊपर अटैक। Now they are very angry, कहते हैं अब तो हम चाइना को छोड़ने नहीं वाले, बचाए। China has to be watchful. We'll wait, we'll sort this out, and then we are going to sort China out night and proper. नाइट एंड प्रॉपर। जी। इजिप्ट को आपने नहीं लिया, इजिप्ट में 48 प्रोजेक्ट्स आप उनके डिजिटल सिल्क रूट के चला रहे हो, इजिप्ट तक को नहीं बताया, वो भी खफा घूम रहा है कि एड जब जो कुछ भी जाता था इनके लिए सब, तो वो रफा के अंदर के वहां से टनल से निकल रहे थे, ये करने वाले हो हमें तो पता ही नहीं। तो काफी लोग खफा हो गए हैं शी जिनपिंग से। क्या होने वाला है अब देखना ही पड़ेगा कि शी जिनपिंग लास्ट करता है नहीं करता है, कितना करता है, कितने विंग्स उसके। ज्यादातर ऐसे जो हिस्ट्री कहती है, बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जितने भी इस तरीके के मेगालोमैनियाक्स हैं जनरली वो अपने किसी ना किसी जूनियर से या somebody वेरी ट्रस्टवर्दी उनके हाथों ही मारे जाते हैं। क्योंकि और वो इतना बड़ा बोझ हो जाते हैं नेशन के ऊपर या कम्युनिटीज के ऊपर कि somebody actually takes the onus of killing such people because वो अपने दिमाग के इसेंट्रिसिज्म ने में ना बहुत कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो उन्हें खुद ही नहीं पता होता है पागलपंती में कर क्या रहे हैं, और एक्चुअली बोझ बन जाते हैं सोसाइटी। अभी आप पहले तो जो आपके अगेंस्ट थे उन सबको सॉर्ट आउट कर दो, अभी आप अपने ही प्रोटेजीज को लेके आ रहे हो और उनको सॉर्ट आउट कर दो, तो कौन आना चाहेगा जब आप बोलोगे कि मेरे साथ काम करो, कि पता नहीं किस तरह से करवट लेगा और कल को मैं गायब हो जाऊंगा। सर डर के मारे नहीं आएंगे, आज तो सराखों पे बिखा रहे, कल पता नहीं कौन से क्रोकोडाइल या कौन से कुत्ते के सामने डाल देगा काट के। सॉरी।
जी, but he's It's really I pity very the insecure. people. It he himself is very insecure because I have felt that he has always had a psychological impact of the Cultural Revolution. His father was number two, right hand man of Mao Zedong, and he was purged because Mao felt he was a threat. तो purging में क्या हुआ? His mother, you can say unofficially, but officially she divorced his father to protect her daughters so that they don't go through a rough thing. Suddenly you find that you have gone to another place, you are purged, and the people look down on you, आपके ऊपर थूकते हैं. स्कूल में क्या क्या आपको सुनना पड़ता है, बिकॉज कल्चरल रेवोल्यूशन में even the kids were made to ill treat their parents if they were not towing the Communist Party line. So he's been through that, and the only person who stood with him, because his father had also been purged, was this chap Zhang Yuzhia. इसीलिए उसको ब्लड ब्रदर बोलता है, बिकॉज दे बीन थ्रू साइकोलॉजिकल आइसोलेशन. कोई खेलने को तैयार नहीं है आपके साथ, कोई बात करने को तैयार नहीं है, बात करेगा तो गाली दे रहा है आपको. You don't realize you are a child that why did your mother suddenly divorce your father? Not that it helped the mother and the daughters much, but बच्चा है, यंग एज है, you suddenly find कि मदर ने डिवोर्स दे दिया है. What is the so he is psychologically impaired. But उसमें दो रास्ते से लोग जाते हैं when you have this psychological trauma. Either you say that I will not repeat what I had gone through, What I have gone through, or you make the other person suffer, or you say that I am going to be bigger man than him, which is what he wants to be, bigger than Mao, and you are doing the same thing. Now you are asking PLA आपके साथ नहीं है, इसके तो निकल के आते हैं वेबो में कि पब्लिक को बोल रहा है अगर करप्शन दिखता है PLA में तो हमको बताओ. यानी यू आर पुटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द PLA. ये हालत आ गई है. जब ये ट्वीट करता है, कहता है वी शुड बाय ओनली चाइनीज गुड्स, तो उसके जवाब में उसके ट्वीट में आते हैं, हाँ अभी हम खरीद तो लेंगे लेकिन पैसे तो दे हाथ में, तो खरीदे. ये हालत है पब्लिक की, पैसे नहीं है. से वही शी जिनपिंग है ना, जिन्होंने जब बैंक से लोग जो 50% लेंटिल्स हम कनाडा से लेते थे, वो एग्रीमेंट तोड़ के हम अफ्रीकन नेशन से ले रहे हैं. जी, बस सर आपको याद है ये शी जिनपिंग बोल रहे हैं बाय चाइनीज, मेड चाइनीज एंड ऑल, और ये वही है जो बेक चाइनीज मतलब किसी को भरोसा ही नहीं है, उनके खुद के लोगों को भरोसा नहीं है चाइनीज माल के ऊपर. सर मैं ना 2 इंसिडेंसेस ऐसे बताऊंगी. अब वैसे लंबा हो गया वीडियो, पर प्लीज जाइएगा नहीं, तो अगर आप सुनेंगे तो. दिस इज लिटिल I'll just tell it in the language I can. वहां पर तेल, जैसे कोई गटर भर जाता है बहुत ज्यादा और उसमें फ्रॉथ बनने लग जाती है, तो ऊपर जो फ्रॉथ होती है, आई हैव सीन वीडियोस, हो सकता है जस्ट कोई एक्सट्रीमली अचानक से हो, बट आई हैव सीन 2-3 वीडियोस. उसको कलेक्ट करते हैं, देन दे टेक इट एंड बॉयल एंड बॉयल एंड बॉयल, एंड देन उसमें से ऑयल भी कलेक्ट करते हैं. ऑयल, यस, ऑयल. कैन यू इमेजिन दैट? एंड देयर हैव बीन 2-3 वीडियोस ऑन दिस, नॉट वन. जो आप सबसे सस्ता प्लास्टिक खरीदते हैं ना, they are made of used condoms. I'm really sorry, I did not want to, but this is being said there. And वो अपना ही प्लास्टिक नहीं खरीदते हैं आज के रेट में, इसीलिए if you see across the world people are going more towards steel and other things. There is a reversal. People जितना भी cheap quality प्लास्टिक जो बनता है चाइना में, obviously that is one. And then all the thrown out, जो फेंक देते हैं आप, जो बिल्कुल कंडम हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं रह जाता, उसी को मेल्ट करके वापस से उसी में केमिकल्स ऐड करके फिर वापस उसको बनाते हैं. सो दे आर सो डर्टी. क्योंकि मैं, बिकॉज दीज आर सीरियस टॉपिक्स, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँ तो मैं ये पॉइंट जरूर रखूँ. प्लीज प्लास्टिक्स में हॉट खाना ना डालें, प्लीज. वैसे भी नहीं डालना चाहिए, बट इतना अच्छा चाइनीज माल है तो प्लीज और भी मत डालिए. ठंडा होने दीजिए. अगर आपके पास स्टील के बर्तन नहीं है, कटोरियां नहीं है, ग्लास नहीं है, चमचा नहीं है,
पतीला नहीं है तो ठंडा होने पे डालें कि कम से कम उनमें से जो केमिकल्स निकले वो आपको जहर ना दें। तो उनके सर प्लास्टिक यूज ही मत करो ना। सर अब बहुत सारी मैं अफ्रीका में हूँ, यहाँ पे है ही नहीं आपके पास ऑप्शन। मैं तो जो इंडिया से मैं आप बिलीव करेंगे मैं अपनी सूट केसेस में स्टील की कटोरियाँ, चम्मच, प्लेट मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सर, यहाँ पे मिलता नहीं और जो मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है। मिडिल क्लास से हो ना तो जो जगह बच जाती है तो वो हाँ, तो जो मतलब ये सब चीजें मतलब दिस इज वेरी रेयर फाइंड, यहाँ पे लोग यूज नहीं करते, बट आई हैव एक्चुअली गॉन बैक टू स्टील का प्लेट्स एंड ऑल दैट। हाँ, डेकोरेशन के लिए ठीक है, 2-4 कटोरी रखना पड़ता है जब कोई आए तो स्पेशली दिखाने के लिए बट जो होमली है दैट आई यूज जैसे दीज। जब मैं चाइना गया था, सिचुआन में था, चांगडू में, टैक्सीज वगैरह सब बड़े थे, बिकॉज मेन जो बड़े सिटीज होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट एंड बाहर से पॉपुलेशन आते हैं, विद इन द सिटी लिमिट्स यू कांट ब्रिंग इन एनी स्मॉल कार, ये लॉ है। सिटी लिमिट्स के बाहर आप छोटे कार आपको सब मिलेंगे, सिटी के अंदर आपको छोटा कार मिलेगा नहीं। यू आर नॉट परमिटेड टू ड्राइव, यू विल बी अरेस्टेड इफ यू ब्रिंग अ स्मॉल कार। तो जो टैक्सीज भी है ना, वो BMW, मर्सिडीज, वॉल्वोस यही थे। तो वो टैक्सी वाला थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता था, तो वो रो रहा था कि भाई बड़ा महंगा होता है चलाना। मैंने कहा तुम्हारी चाइनीज गाड़ियां सस्ती हैं, खरीद क्यों नहीं लेते? कहता पागल हूँ, उसका इंजन तो बकवास है, दिखने दिखने में ठीक ठाक है बाहर से, बाकी सब कंडम है अंदर, मैं क्यों खरीदूं? उसमें तो ज्यादा पैसा खर्च होगा इससे, इसमें तो केवल मेरे को फ्यूल में खर्चा होता है, उसमें तो सब चीज में खर्चा होगा डेली। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ टैक्सी ड्राइवर। वो भी जो कि चाइना में रह के चाइनीज चाइनीज इकोनॉमी में टैक्सी सर्वाइव कर ड्राइवर, रहा है काफी चाइनीज अच्छा। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है। बताइए बताइए। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। प्लास्टिक तो खाने में तो बिल्कुल ही यूज मत करें। मैं बोलती हूँ कटोरी में रख दो, खुली कटोरी में रख दो, डब्बा नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट द काइंड ऑफ इसी से कैंसर बहुत बढ़ रहा है भारत में। पीपल डोंट रियलाइज वो जो बाहर से पैक होके आते हैं वो जो प्लास्टिक के डब्बों में, एंड वो जो एक बॉक्स आता है, दैट्स रियली बैड, यहाँ तो रियली वन बैड, थिंग आई नहीं यूज फाउंड होना चाहिए। वेरी हैप्पी इन चेन्नई, एवरीथिंग इज कमिंग इन टू, आप अपने जोमेटो या स्विगी में भी खाना मंगवाते हो, प्लास्टिक में नहीं आता है वो, पेपर मैश के डब्बे में आता है। अच्छा, ओके, आई गेट इट। मतलब वो पेपर मैश, हाँ, मैं समझ गई सर, वो फिर भी बेटर है सर, जैसे वो डिस्पोजेबल फिर भी कप्स बेटर है। जिसमें हम कॉफी वगैरह पीते हैं ना, उसी पेपर मैश के हुँ, मटेरियल से वो डब्बा पूरा ढक्कन के साथ बना के उसके अंदर डाल के देते, प्लास्टिक नहीं आता, because that is easily बढ़िया, degradable and you can then reuse it, clean it and then reuse it also. ट्रू, पेपर है ट्रू। वो जी, अल्टीमेटली, नॉर्मल अल्टीमेटली पेपर है, थिक पेपर है उसे, मतलब वो थिक पेपर। रिसाइकिल करके, वो स्टिल फिर भी बेटर है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इसी के थैंक साथ यू, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक जय यू सो भारत, मच सर। थैंक यू। जय भारत।